तो गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग अपना आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। नमक सत्याग्रह को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दांडी। जैसा कि आपने सुना होगा दांडी मार्च। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है। स्वतंत्रता दिवस पर मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक, जिसमें से नमक उत्पादन और विक्रय पे राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने का उसे तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण भी था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग तो कितना कॉमन है ना, बिना उसके तो दाल भी नहीं बनती। लेकिन इसके बावजूद इन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की भी सोच रहे थे। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया, किंतु अंग्रेजी राज्य को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सका। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में भी समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये नमक सत्याग्रह क्यों, नमक विद्रोह का प्रतीक क्यों था। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक को तैयार किया गया है। बिना कर अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अब मान लीजिए अगर पानी ही बिकने लगेगा तो फिर बिकता तो है ही नॉर्मली, बट जो आप घर में पीते हैं, जो नहाते हैं, अगर वो पानी बिकने लगे तो ये तो गलत होगा ना। वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, वो तो हमारे पास भरपूर मात्रा में है ना। आप उस पर भी टैक्स लगा दो और उसे भी बेचने लगो तो ये तो गलत है ना। हालांकि अब तो कोई अपने से नमक बना के नहीं खाता है ना। क्यों नहीं खाता है बताइए। क्योंकि नमक जो होता है ये ना इसे फोर्टिफाइड करके बेचा जा रहा है। अच्छा, ये फोर्टिफाइड काफ़ी न्यू वर्ड है ना, आपने सुना होगा। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड भोजन या फूड, इसका मतलब होता है कि किसी भी अनाज या खाने के सामान में कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों को ऐड करना, बाहर से ऐड करना। ये सारी चीज़ें उसमें होती नहीं है, ठीक है। जैसे नमक अगर आप खुद से बना के खाएंगे ना तो उसमें आयोडीन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा टाटा पे लिखा होता है ना आयोडीन युक्त नमक, तो वो एक फोर्टिफाइड चीज़ है। वो बाहर से उसमें आयोडीन ऐड करते हैं, क्योंकि आयोडीन क्या होता है, ये काफ़ी अजीब सी चीज़ों में होता है। आपने देखा है क्या कभी कहते हो किसी को कि एप्पल खा लो, इसमें आयोडीन होता है? नहीं ना। तो ये काफ़ी रेयर फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना कि आप वो रेयर फ्रूट्स सभी खा ही लें। जैसे अगर ड्रैगन फ्रूट, आपने नाम सुना है उसका, लेकिन हमने कभी खाया नहीं है, किसी ने नहीं खाया होगा ना। तो अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी भी फ्रूट में नहीं पाई जाती है
तो लोग तो उसे खा ही नहीं पाएंगे। जैसे एवोकाडो ले लीजिए, जब प्लाज्मा कम होता है तो डॉक्टर खाने को कहते हैं, बाकी उससे पहले किसी ने खाई थी एवोकाडो? बिल्कुल भी नहीं। ये तो अभी बहुत चर्चा में आया है, पहले तो जानते भी नहीं थे बहुत सारे लोग। तो नमक इसीलिए फोर्टिफाइड किया जाता है क्योंकि पता है कि हाँ, आप आयोडीन सब लोग नहीं खा सकते, लेकिन अगर नमक में एक जो अमाउंट है कि हाँ, इतने अमाउंट में ह्यूमंस के अंदर रहना चाहिए आयोडीन, तो वो मिला के दिया जाता है। तो अब तो हम नमक नहीं बना सकते ना जाके, कि हम बैठ के समुद्र पर बैठ के नमक बना रहे। एक तो इतना टाइम भी नहीं है, 10-20 रुपए में ही मिल जाता है, इवन वो सबको सस्ता लगता है, ऊपर से आयोडीन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था। जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चला तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने भी दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यही अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ये छूट तो नहीं मिलने वाली है। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है, तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को जब महसूस कर सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो वो अपने इस आचरण के लिए पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। वैसे ये कहीं ना कहीं सरकार की भी कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ थी ना। वो चाहती तो तुरंत उठा के सबको जेल में डाल देती, लेकिन उसने नहीं किया ना ऐसा। उस टाइम तो मतलब कोई ऑपोजिशन वाले भी नहीं थे कि अगर आप किसी को जेल में डाल देते हैं तो फिर ऑपोजिशन वाला के कहेंगे अरे क्या कर दिया, ये तो गलत किया आपने, इसने तो गलत किया, आपको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ऐसा कुछ करने वाला भी कोई नहीं था। वो चाहते तो तानाशाही दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई ना, तो उनमें भी तो कुछ गुड क्वालिटीज़ रही होंगी। आगे चलते हैं। हाँ, जब सरकार यह कहती है कि उनके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। ओह, तो सरकार ने ये कहा था कि उनके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का कोई वो नहीं है। एक्चुअली में कुछ गलत तो कर भी नहीं रहे थे ना, मारपीट करते, गाड़ियाँ जला देते, लाल किले पे कुछ कर देते तो वो गलत होते ना। लेकिन जब चुपचाप जाके नमक को अपने लिए ले लिया तो फिर उसमें क्या गलत है, वो तो कोई भी कर सकता है। असहयोग आंदोलन की अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण वे उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक ज़माने में वे बेरोक टोक घूमते थे। तो एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था, जिसके अलावा विरोध की असंख्य धाराएं भी थीं। विशाल भाग में मतलब किसानों के औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे, बेरोक टोक नहीं घूम सकते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पे चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का। 1920 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्ट को हिरासत में लेने गई। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की और गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता था। पहले ये लोग रिसर्च करते थे, फिर रिपोर्ट्स इकट्ठा करते थे। उसके बाद जैसे अगर किसान वाला जो हुआ, उसी में कोई एक आप अपना किसान भेज दो, मतलब अपना किसान मतलब होता है या अपना आदमी भेज दो, तो वो घूम के फिर उनसे बातें करके शायद उन्हें समझा दे कि क्या दिक्कत है। आई मीन ये पॉसिबल है ना, अगर लड़ना है तो मैदान में तो जाना ही होगा, ऐसे दूर से थोड़ी लड़ाई होती है। तो
आई एम सो सॉरी, आज की वॉइस बहुत ख़राब है क्योंकि आई हैव अ बैड थ्रोट प्रॉब्लम। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।